ये पहला है जी, ये हाँ। पहली गाय है मेरे जीवन की, ये जो पहला आपने बछड़ा पहला बछड़ा जी। लिया था। हाँ जी, मतलब मेरा जो प्रेम है, हाँ। तो गाय जो मेरे जीवन में आई तो वो यही थी। ये है, ये इतना बड़ा भारी है, हालांकि अब इसे नाथा है तो ये थोड़ा मेरे से गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसका इतना प्रेम था कि जैसे मैं इसका पैर भी उठाऊं तो दे देता था। हाँ। अब तो थोड़ा नाराज रहने लगा, नाथ डाल दी है, थोड़ा रस्सी बांधने लगे हैं हाँ। तो थोड़ा सा अभी इसको सेट होने में समय लगेगा। ये फिर उसके बाद ये बछड़े आए, तो भविष्य में हल या चक्की यही चलाएंगे। ये तो बहुत गजब के होने वाले हैं, एक एक वर्ष के लगभग हो गए हैं। एक एक साल के हैं दोनों। दोनों 4 दिन का फर्क है, अच्छा। 1 साल के। वो छोटा है उम्र में, लेकिन कद काठी में वो बड़ा जाएगा, और ये कद काठी में थोड़ा छोटा रहेगा, उम्र में ये बड़ा। ये बड़ा कम ही देखने को मिलता है कि आप जो है बैलों पे ही देखो जी, पूरा अगर हम काम। बैलों पे ही काम करेंगे तो, और इनकी माएँ भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, बिना इनकी माँओं के कैसे हम इनको दूध पिलाएंगे या कैसे रखेंगे। तो जब प्रचुर मात्रा में हम इनका उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, तो इनकी माँओं से जो अतिरिक्त उत्पन्न, जो प्रसन्नता पूर्वक जो दूध उत्पन्न होगा और जो थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाएगा, तो उसने जाना कहाँ है, और हमारे अंचल में ही गिरेगा ना। बिल्कुल। लेकिन दूध की दृष्टि से गाय का पालन अलग है, और अगर बछड़े की उपयोगिता की दृष्टि से गाय का पालन अलग है। जब किसी उद्देश्य से काम करते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया था, जब घर पे बैठे थे, वो महिला वाली बात, जिस दिन ऐसा हो गया तो महिला के प्रति दृष्टि कितनी खराब हो जाएगी। बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो ये सारा खेल समझ का है। तो बैलों के लिए काम करिए, क्योंकि ये बीज है, और जब इस पे काम होगा तो दूध कहाँ जाएगा आपके घर से, कहीं पड़ोस के घर में थोड़ी चला जाएगा, ऐसी बात। तो आपने चक्की भी लगाई है, वो भी दिखा देता हूँ आपको चक्की, तो फिर अभी चालू नहीं है। चालू नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। तो लोकमन जी ने हमको चक्की दी, और मनीष भाई साहब ने हमको ये स्थान दिया, तो एक भाई ने हमें इन बैलों के लिए कुछ और व्यवस्थाएं के रूप में, धन के रूप में कुछ योगदान दिया। तो आप ये देखिए कि ये चक्की हम चला पा रहे हैं। ये 3 चक्कियां हैं, ये नीचे के पार्ट है ना। और ये ऐसा डिज़ाइन इसलिए है कि ऊपर का पार्ट इस पे रख जाए, तो ऊपर का पार्ट ही घूमे। अब ये तीनों घूम रहे हैं, देखिए, है ना। हाँ। ऊपर का पार्ट इस पर चलेगा, नीचे गियर सिस्टम लगा है, गिरारी है। अच्छा। नीचे पहले पुली बेस्ड बनाया था तो वो कामयाब नहीं हुआ, तो अब नीचे गिरारी है। ऊपर बैल इसको यहाँ से, लीवर यहाँ से लेगा, इससे यहाँ से घुमाएगा, तो बड़ी गिरारी से फिर छोटी गिरारियाँ, और फिर उससे ये घूमकर चलेगा। तो ये अगले महीने तक शायद हम इसको कामयाबी से चला पाएँ। अच्छा, तो इसको इस प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस प्लेटफॉर्म पे अभी शिफ्ट कर देंगे, आज ही कर देंगे। ठीक है। और फिर इस परिधि में घूमेगा। ये करीब 15 बाई 15 का है। तो अभी यहाँ पर कितना गौवंश है हमारे पास? छोटा बड़ा मिला के 11। 4 बछड़े हैं, तो 3 बछियाँ हैं, 7, 2 बुजुर्ग बूढ़ी गायें हैं बांझ, तो 9, और जो जवान और थोड़ा ठीक गायें हैं जो ब्याएंगी वो 2 हैं, ऐसा। तो इनको आप चारे के रूप में जो है क्या क्या देते हैं? देखिए, एक कॉमन खोर है, खाना सबका एक जैसा रहता है, कोई दूध वाली है, कोई बिना दूध की है, कोई नर है, कोई मादा है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो फिर जब साथ में इकट्ठे ही सब खाते हैं एक ही साथ इसी में एक ही तरह का भोजन प्राप्त करती हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा। पिछले वर्ष हमने इन्हीं गायों को करीब 1 कुंटल घी खिला दिया इस सर्दियों के मौसम में। अच्छा। हाँ, 100 ग्राम प्रति गाय प्रति डाइट हमने प्रतिदिन दिया। अब इस वर्ष दूध अपने पास घी नहीं है, अब क्योंकि दूध की दृष्टि से गाय की तरफ नहीं है, तो जब होगा तो तब उतना वैसा खिला दिया करेंगे। बाकी साधारण चारा, तूड़ा, अब तूड़े में हम कोशिश करते हैं जैविक तूड़ा मिल जाए, चने का तूड़ा,
ग्वार का तूड़ा, उड़ाल, गेहूं का तूड़ा, और फिर हरा जैसा मौसम का हो, अभी फ़िलहाल नहीं है, वैसे देते हैं भोजन। चलिए बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पर गौ माताएँ हैं। जी अभी ये कुछ 2 गायें आपने बताई अपने पास जो है बाहर से आई कमज़ोर, यही दोनों हैं? हाँ जी, एक तो ये है, इसका नाम धौलडी है। हम्म तो ये उनसे जिनसे हम दूध लिया करते थे कभी, तो अब वो इसको मेरे को दे गए कि भैया आप रख लो, इसको संभालो। तो अब ये ब्याएगी नहीं कभी, अच्छा। है ना। तो एक वो भी है, एक भाई के यहाँ से आई है, तो उसके 3 थन तो पहले ही नहीं थे, और अभी बछिया खुली रह गई 1-2 दिन, तो उसने वो जो उसका एक थन था उसको थोड़ा काट लिया है। पर ये भी अब जैसे 22-23 वर्ष की है, जीबड़ी नाम है इसका। हो सकता है आप इसको किसी और फोटोग्राफ्स में भी कहीं देखेंगे। पहले जिस भाई के यहाँ थी तो वहाँ से ये आई है। तो ये 2 गायें इस तरह से आ गई हैं, और क्योंकि कांकरेज थी तो मेरा काम कांकरेज पे है, तो इस गाय से मैं पिछले 5 वर्ष से परिचित हूँ। तो ये संभव नहीं है कि किसी मजबूरी के कारण अब ये कहीं और चली जाए। तो जैसे आप कुछ वर्षों से आप बता रहे हैं आप इन गायों के साथ हैं, तो जैसे भारत में अभी क्या है कि गिर गाय का बहुत प्रचलन है, और लोग कहते हैं गिर गाय में सबसे जो दूध होता है वो सबसे उत्तम होता है, या उसका गोबर या गोमूत्र। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि जो गिर है या कांकरेज है, तो इसमें क्या कुछ फ़र्क है या नहीं है? अब तो देखिए, फ़र्क तो हर गाय के दूध में है। गाय में भी हर रंग की गाय का दूध का भेद है ना। तो अलग लाल रंग की गाय के दूध का गुणवत्ता काली रंग की गाय के गुणवत्ता से मतलब फ़र्क आ जाएगा गुणवत्ता में। तो प्रजाति में तो फ़र्क है ही, पर जो और अब शायद अब तो मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि स्थानीय गाय जिसका जीन पूल जो जिसका विकास क्रम में जो आपके क्षेत्र में आपके भूगोल के हिसाब से जिसका जो विकास हुआ है, वो गायें उसका जितना भी दूध है वो आपके लिए, क्योंकि आप भी उसी भूगोल में उत्पन्न हैं, वहाँ की जो पंच महाभूत जिनसे आपका शरीर बना है, वो भूगोलीय मतलब प्रभाव ज़्यादा रहता है। किसी दक्षिण के व्यक्ति को चावल उतना पचता है जितना उत्तर के व्यक्ति को, उतना उसके पाचन में फ़र्क है। इस तरह से भोजन है, उसी तरह से गाय हैं, और क्योंकि गाय फिर हमें दूध दे रही है तो लोकल गायें ही बेस्ट है। अब गिर गुजरात में बेस्ट है। अब ये ग्लोबलाइजेशन की जो हमारी ये जो नई तकनीक आ गई है, जिसमें हम कोई भी चीज़ कहीं भी खा रहे हैं, किसी भी मौसम में खा रहे हैं, कोई भी गाय कहीं भी पाली जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे पास भी जैसे कांकरेज दिल्ली की गाय नहीं है, लेकिन ये जो डेरे हैं जो राजस्थानी लोग घूम रहे हैं गायें लेकर, मैंने देखा कि ये पिछले 25, 30, 40 वर्षों से रक्षाबंधन पे यहाँ से चले जाते हैं, सर्दियाँ गाँव राजस्थान में बिताते हैं, गर्मियाँ शुरू होते हैं होली की तरफ ये वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी रहे। और अब मैं देख रहा हूँ 20-25 सालों से मैं जिनसे जुड़ा हूँ, जहाँ से ये गायें आई हैं, वो 20-25 वर्षों से राजस्थान गए नहीं, दिल्ली में ही रह रहे हैं। अच्छा। तो इस गाय को 2, 4, 5 पीढ़ियों से यहाँ के वातावरण के लिए अडॉप्ट ये पहले से ही हो चुकी थी। इसमें मेरा कोई डेलिब्रेट प्रयास नहीं रहा। और जब क्योंकि ये हो चुकी थी और मेरा इनसे संबंध बन गया, तो मैंने कांकरेज ज़रूर रख ली है दिल्ली में। पर इस क्षेत्र की गाय जैसे हरियाणा है, इस क्षेत्र की गाय अगर दिल्ली हरियाणा में तो 200 किलोमीटर की रेंज में साहिवाल भी आ जाती है, पंजाब क्षेत्र की गाय है। तो ये गायें इस क्षेत्र में अगर कोई नेटिव है और वो यहाँ के गाय पालना चाह रहा है, मतलब उसको ये जानना है कि गायें कौन सी इस क्षेत्र के लिए अच्छी है, तो वो हरियाणा है, आज साहिवाल भी है। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि मतलब क्योंकि गिर की मार्केटिंग बहुत हो गई है, तो कई लोग कहते हैं गिर का दूध ज़्यादा अच्छा है, तो क्या ऐसा है, मतलब गिर या कांकरेज के दूध नहीं, में? मेरे मानने में ऐसा नहीं है। हर गाय का दूध उत्तम है उस भूगोल में, अगर वो वहाँ रहती है। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, आप उसे कितना प्रसन्न रखते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं। तो चाहे वो यहाँ की नहीं भी है,
अगर गाय प्रसन्न होकर दूध दे रही है तो उसकी गुणवत्ता अलग है। और गाय बंधी हुई है 1-2 मीटर की रस्सी से, सारा जीवन बंधी हुई है, तो उसे गुजरात में भी बांध लो गिर को और उसको आप उत्पीड़न कर रहे हैं उसके साथ, तो वो दूध वहाँ पे भी उसकी गुणवत्ता खराब है। गिर गाय की गुजरात में भी गलत देख रेख और गलत मानसिकता के कारण, हमारे रख रखाव के कारण उसकी वहाँ पे भी गुणवत्ता खराब है। और कहीं ब्राज़ील चली जाए और उसको प्यार से रखा जा रहा है तो उसकी वहाँ पे भी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो दृष्टिकोण कैसा है, पालन कैसा है और उसके जेनेटिक्स कैसे हैं। अब अगर ये 50 साल से यहीं रहने लग जाए तो इसकी आने वाली पीढ़ियाँ यहीं की हो जाएंगी, तो उसके जेनेटिक्स बदल जाएंगे, यहाँ का भोजन खाएगी, तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर इसको यहाँ का क्षेत्रीय माना जा सकता है, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो दूध में गुणवत्ता में तो ऐसी है बात। समझ रहे? तो योगेश जी, आप अभी कुछ बता रहे थे कि आप कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक सोच है और थोड़ा सा प्रयास है। जैसे अपनी यात्रा में मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे कि दूध पर काम मुझे नहीं करना है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी करे, ये मेरी निजी सोच है, निजी समझ है, और मैं इसको मतलब शास्त्र सम्मत मानता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो हम यही सुनते थे बहुत पहले तक, मतलब अपने बुजुर्गों से 1-2 पीढ़ी में हमने सुना है कि दूध बेचा तो पूत बेचा जैसा होता था। गाँव में घर घर में होता ही था दूध, तो इतना बेचना ऐसा माना नहीं जाता। तो इसी तरह से थोड़ा और पीछे जाएं और देखें अपनी व्यवस्थाओं को, भारतीय व्यवस्थाओं को, तो शिक्षा भी कभी मतलब एक व्यवसाय का विषय नहीं रहा। जिस तरह से चिकित्सा नहीं रहा, वैद्यों का काम नहीं रहा, दूध का नहीं रहा, तो ये जो चीज़ें हैं अब आज ज्ञान के अभाव में कह लीजिए, या आधुनिक शिक्षा पद्धति से जब हम पढ़कर निकलते हैं तो जीवन की धर्म और दान और सही और गलत की कोई लगभग शून्य समझ होती है जब हम कॉलेज से डिग्री लेके बाहर निकलते हैं। तो फिर क्या करना है? सिर्फ वही करना है जिसमें पैसा है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, यही हमारा ध्येय होता है। तो इस कारण से हम कुछ भी करते हैं, जो कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देगी वही ज्वाइन कर लेंगे, जो कुछ। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे मैंने जब दूध का काम छोड़ा तो इसी तरह से मैंने, क्योंकि मेरे पास धनार्जन करना था और कुछ, तो बहुत से ख्याल आए जिसमें शिक्षा का भी एक ख्याल आया। लेकिन बाद में आगे जाकर ये अनुभूति हुई कि शिक्षा भी तभी साकार है जब इसमें धनोपार्जन का कोई मतलब कनेक्शन ना हो, ये व्यवसाय रूप में ना किया जाए। अब शिक्षा क्यों करनी है? इसमें मेरा अपना स्वार्थ है। जिस तरह की सोच समझ का समाज मैं चाहता हूँ कि जिसमें मेरे बच्चे पले बढ़ें, जहाँ मैं अपने उनकी शादी करूँ, जहाँ मेरे घर बहू आए, जहाँ मैं अपनी बेटी दूँ, तो वैसा समाज, अब जिस शिक्षा पद्धति से मैं निकला हूँ वो तो समाज मुझे वैसा चाहिए नहीं, जो पैसे के लिए कुछ भी करता है, जो पृथ्वी को कुछ नहीं समझ रहा, प्रकृति को कुछ नहीं समझ रहा, दान धर्म गाय को, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसे समाज में मुझे अपने बच्चों के साथ आगे अपनी पीढ़ियाँ बनेंगी मेरी, तो ये मेरे लिए चिंता का विषय। तो शिक्षा, फिर वहाँ से ये विचार पैदा हुआ कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे की शिक्षा प्लस जो मेरे पास अगर कुछ है तो वो मैं कैसे दूँ। तो मैंने अंग्रेज़ी एक माध्यम चुना। तो अंग्रेज़ी पाठशाला करके हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें अब क्योंकि मैं इसको कर्म के रूप में करता हूँ और इसमें मुझे कोई फल नहीं चाहिए, तो ये निःशुल्क है। जितने भी मेरे शिक्षा के प्रकल्प हैं, इनमें सारों में व्यावसायिक कोई भी एंगल नहीं। तो मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ जो चिकित्सा से रिलेटेड हैं, विमेन हाइजीन से रिलेटेड हैं, या ऑटिज़म पर हैं, चाहे फूड साइंस पर हम बहुत काम करते हैं। बच्चों को अपना भोजन पहचानना बचपन से ही हमें सिखा देना चाहिए कि उन्हें भोजन का, जल का, हवा का, इनका कुछ
रिलेशंस समझने चाहिए, समग्रता में चीज़ों को देखना, निर्णय। तो ये जो एजुकेशन का जो मुझे लगता है कि जो अभाव मैंने महसूस किया स्कूल कॉलेजों से पास आउट होकर, कि किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता, तो आगे मेरे बच्चे उसमें ना जिए उस कारण एक अंग्रेज़ी को मैंने माध्यम चुना। लोगों ने अंग्रेज़ी सीखनी ही है, अंग्रेज़ी से मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन उसको केवल भाषा की तरह इस्तेमाल करें अंग्रेज़ी को। और अपने देश की सभ्यता संस्कृति, अब किसी को यही नहीं पता कि एक अंग्रेज़ी शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, नहीं पता। मुझे ही नहीं पता, आज बहुत से अनुवाद अंग्रेज़ी शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं अपनी बातचीत में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसका हिंदी वर्जन नहीं पता। तो आइल्स जिन्होंने देना है, एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने टॉफल देना है, जिन्होंने विदेश जाना ही है, जिन्होंने भाषा को सीखना ही है, अब ऐसे लोगों में भी, या और मतलब किसी भी रूप में कहिए, जब एक चलन है, एक क्रेज़ है, तो उसको एज ए टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, उपयोगिता के रूप में उसे कैसे देख सकते हैं। अब माँ क्या करती है कि बच्चा जब कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, तो माँ बड़ी चालाकी से मैदा को हटा के आटा कर देती है, और बाहर के चीज़ को हटा के घर का चीज़ कर देती है, और सब्जियां वो डाल देती है जो चाहती है कि बच्चा खा ले। तो माँ बड़ी चालाकी से नए नए व्यंजन बनाती है, ताकि बच्चा जो बाज़ार में देख रहा है फ़ोटो, वही वो खाना चाहता है, तो उसको वो परोस देती है, लेकिन उसका अपना वर्जन बनाती है। तो अंग्रेज़ी सिखाने का भी इसके पीछे जो आयल्स जैसे लोग जाना चाह रहे हैं सीखने, तो ये शेक्सपियर को पढ़ के, कैम्ब्रिज को पढ़कर ग्रामर सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं। तो भाषा तो सीख ही रहे हैं, साथ में वो कंटेंट जो है, वो कंटेंट जो विदेशी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप भाषा सीखिए, कोई बुराई नहीं है, भाषा कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन हमारे मानस में बचपन से और बड़े होने तक जो कंटेंट साथ में चिपक जाता है, इससे हम भारतीय होते हुए भी विदेशी हो जाते हैं। अपने आप को ही नीची नज़रों से देखना हमारा एक कैरेक्टर बन गया। भारतीयता को नीची दृष्टि से देखना, ये जो ये पहना हुआ है ये गमछा, इसको नीची दृष्टि से देखना, ये गमछे वाले को समझना कि ये बेकार आदमी है, ये दृष्टिकोण, ये विदेशी दृष्टिकोण इसीलिए चिपक जाता है क्योंकि हमने सिर्फ भाषा नहीं पकड़ी, हमने कंटेंट भी पकड़ लिया। तो हमारा प्रयास ये है कि इन लोगों को कंटेंट हम अपना दे सकें, देसी कंटेंट दे सकें, उन्हें महाराणा प्रताप दे सकें, गाय दे सकें, खेती बता सकें, और फिर उससे वो ग्रामर भी सीखें, आइल्स भी दें। वो आगे की उनकी दिशा और उनका प्रारब्ध क्या है, वो उनका अलग सिस्टम। तो ऐसा अंग्रेज़ी सिखाने का ये। फिर शिक्षा जैसे हम और क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे महिलाओं के क्षेत्र में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं महिलाएं। भारतीय परंपरा में तो ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो हैं शक्ति, नारी शक्ति का रूप, और ईश्वर का मतलब, जो ईश्वर के बाद अगर कोई क्रिएशन का किसी के पास और बड़ा दायित्व है, चाहे आपका चरित्र निर्माण है, चाहे आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, और मानव के चरित्र से बहुत कुछ और डिपेंड करता है कि हम कैसी तरक्की करेंगे, कैसा समाज बनाएंगे, कैसी बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो नारी जड़ मूल में बहुत बड़ी शक्ति मानी गई। अब नारी का भारत में स्थान बहुत ऊंचा है, और शायद पूरे विश्व में ही रहा हो, पर कुछ एक टाइम पे जब करप्ट हो गई हमारी सोच और हमने नारी का दमन कर दिया कहीं पश्चिम में या कहीं ऐसी सभ्यताओं में, और वहाँ जब हमने उनको ऊंची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, तो वो लोग जब आकर हमारे देश में आकर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ऐसे कॉन्सेप्ट जब हमारे देश में हमें घुसा देते हैं, तो हमारा नैरेटिव बदल जाता है, और हमें ये बता दिया जाता है कि हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, हमें कुछ नहीं आता, अगर हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं है। अब भारतीय महिला को इतना ज्ञान है, जो घर चलाती है, जो ग्रामीण है, गृहिणी है, उसको अपने सास ससुर के साथ संबंध उसके देखिए, और आज जो पढ़ी लिखी महिला है उसके अपने सास ससुर के साथ संबंध देखिए, ग्रामीण महिला के अपने संतान के प्रति भाव देखिए, और शहरी महिला के देखिए। वो घर भी चला रही है, कुछ ग्रामीण महिलाएं नौकरियां भी कर रही हैं, आज पुरुषार्थ करके धन अर्जन भी कर रही हैं और घर भी चलाती हैं। तो शक्ति जिसका रूप था, जो समाज को फ्यूल के रूप में जो काम करती थी, घर
और समाज का निर्माण करती थी, अब उसको दमन की दृष्टि से बता दिया। तो उसके वैचारिक रूप में उसको फिर से अपने आप को ये समझना कि मैं शक्ति हूँ और मेरा कार्य कुछ और है। मेरी ईश्वर ने जो रचना है, जो नारी रचना रूप जो मैं लेकर आई हूँ, इसका उद्देश्य अच्छे मनुष्य बनाना और अच्छे समाज का निर्माण होना, एक अच्छी दिशा इस पृथ्वी को दे पाना, ये शक्ति केवल नारी में। और वो स्विमिंग करने से और टेबल टेनिस खेलने से नहीं आता। तो ये जो नैरेटिव उल्टा बन गया है, इस एक सांस्कृतिक तौर पे उनका स्वस्थ होना और शारीरिक तौर पे आज लगभग 40 वर्ष की 10 में से 5 महिलाओं के पास यूट्रस नहीं है। सिस्टम ऐसा है, समझ ऐसी है। आज 99% बच्चे शायद सिजेरियन पैदा हो रहे हैं। आज हर महिला को प्रसूति के बाद उनके समस्याएं, कमर का दर्द, ये दर्द, मोटापा, अनियमित मासिक धर्म, ऐसा कुछ अब नहीं बचा कि जो महिलाओं का स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया। तो वो दो तरफ से घिर गई। एक तो वैचारिक तौर पे उनको नैरेटिव बदल दिया गया और शारीरिक तौर पे उनका स्वास्थ्य भी नीचे चला गया। तो अब इस देश में आगे आने वाले समय में और राजीव दीक्षित कैसे पैदा होंगे और शिवाजी कैसे पैदा होंगे, महाराणा कैसे पैदा होंगे, जब जो भूमि जिसमें से फसल उगनी है, जब वो भूमि खराब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, तो उसमें से फसल अच्छी कैसे ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है, इस क्षेत्र में भी कार्य की ज़रूरत है। तो हमारा काम महिलाओं के साथ उनकी विमेन हेल्थ, मेनली यूट्रस और सैनिटेशन, और इस दिशा में एक बड़ा प्रयोग हम करते हैं। फूड साइंस बच्चों के साथ करते हैं, अपने भोजन को पहचानना, अपनी एनाटॉमी को पहचानना, कैसे प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य कैसे बन सकता है और आज के सिस्टम्स में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ एजुकेशन का हम ओवरऑल एक अम्ब्रेला के तहत, जैसे समाज की मैं कल्पना करता हूँ कि मैं जीऊँ जिसमें मुझे अच्छा लगेगा, तो उसका निर्माण भी मुझे खुद करना होगा। तो उसके निर्माण हेतु ये हम सबका दायित्व बन जाता है किसी न किसी रूप में कि समाज में वापस पोषण को डाला जाए। समाज से लेते तो सब हैं, समाज में देता कोई नहीं। तो इससे समाज विघटन हो रहा है इसका, और इसका पतन हो रहा है। और स्वस्थ समाज नहीं होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते आप स्वस्थ हो सकते। तो इन कारणों से महिलाओं पर, बच्चों पर और अंग्रेज़ी में, मतलब भारतीयता को अंग्रेज़ी में बताना, ये कुछ प्रकल्प मैंने चुने हैं। इससे मैं लोग टीवी सीरियल देखकर और गेम खेलकर टाइम पास करते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। चलिए योगेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं आपके इस कार्य के लिए। और हम भी ऐसा लोगों से अपील करेंगे कि वो इन लोग आपके इस कार्य में जो है आगे आएँ और आपको समर्थन दें। तो हमें बहुत वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से यदि आप चाहें तो डिटेल्स दे सकते हैं कांटेक्ट करने की। ज़रूर, मैं जो है योगेश जी का कांटेक्ट भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस कार्य में आप समझते हैं अगर हम कुछ योगदान दे सकते हैं तो आप योगेश जी का ज़रूर साथ दीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद।